जैसे ये मूवी शुरू होती है हम एक राजा को देखते हैं जो कि अपनी ताकत की वजह से बहुत मशहूर था। इसके पास बहुत सारे सोल्जर्स थे। वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि तैयार रहो, हम दूसरे किंगडम पर हमला करने जा रहे हैं। वो सब रेडी होते हैं और इस किंगडम पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ये लोग उस जगह पहुंचते हैं वहाँ का राजा भी उधर आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सब चले जाओ यहाँ से। तो दुश्मन राजा कहता है कि फिर मैं आया ही क्यों था अगर मुझे जाना ही था। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब तुम्हें मेरे अंडर काम करना होगा, तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। तुम जैसे कई राजाओं को मैंने अपने अंडर किया है। लेकिन उस किंगडम का राजा अभी भी नहीं मानता। तो उसका दुश्मन राजा कहता है कि चलो एक छोटी सी वॉर लड़ते हैं तुम्हारे और मेरे एक एक सोल्जर के दरमियान। याद रहे अपना बेहतरीन सिपाही चुनना, और जिसका सोल्जर जीत गया हुक्म भी उसी का चलेगा। वो राजा मान जाता है और इसी के साथ वो अपने सबसे अच्छे सोल्जर को बुलाता है। जैसे ही वो आता है तो वो दिखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ये देखते ही पहला राजा एक सोल्जर का नाम पुकारता है, एगिलीस। लेकिन उसकी आर्मी में से कोई भी बाहर नहीं आता। तो ये देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो राजा कहता है कि मेरे सोल्जर से डर गया है आपका सोल्जर। तो पहला राजा कहता है कि उसको देखे बिना तुम ये बात कर रहे हो, अभी तुमने उसे देखा कहाँ है। इसी के साथ उस राजा को बताया जाता है कि एगिलीस यहाँ नहीं आया। राजा उसे यहाँ बुलवाता है और जैसे ही वो यहाँ आता है तो राजा उससे बहुत नाराज होता है। तो एगिलीस कहता है कि ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ। तो दूसरे किंगडम का राजा उससे कहता है कि तुम मत जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो हमारे दरमियान डायरेक्ट ही एक बड़ी वॉर शुरू हो जाएगी। हम यहाँ ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि एगिलीस अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो चाहे तो लड़ता है, वरना अगर उसका दिल नहीं तो वो किसी भी वॉर में हिस्सा नहीं लेता, और न ही वो अपने किंगडम के राजा को अपना राजा मानता है। अब लड़ाई शुरू होती है और एगिलीस उस एरिया में जाते साथ ही दूसरे किंगडम के सोल्जर को पहले ही वार में मार डालता है और फिर सबसे कहता है कि आओ मैं खड़ा हूँ यहाँ और करना है किसी का मुकाबला मुझसे। लेकिन अब तक कोई भी उसका सामना हरगिज नहीं करना चाहता था। दूसरे किंगडम का राजा भी अब समझ चुका था कि मुझे अब सब कुछ इस दुश्मन राजा के हवाले करना होगा। तो वो अपनी कमान एगिलीस को पकड़ाता है कि ये लो, ये तुम्हारे राजा की हुई। तो एगिलीस उससे कहता है कि मेरा किसी राजा से कोई लेना देना नहीं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम एक और किंगडम ट्रॉय को देखते हैं, जहाँ के एक राजा के दो बेटे होते हैं, एक हेक्टर और एक उसका छोटा भाई। हेक्टर भी बहुत फेमस वॉरियर था, बिल्कुल एगिलीस की तरह। उनके किंगडम और एक और किंगडम की बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन अब ये लोग उनसे सुलह करना चाहते थे। हेक्टर और उसकी आर्मी वहाँ जाती है और वो लोग इन्हें बहुत अच्छे से होस्ट करते हैं, इन्हें तरह तरह के खाने खिलाते हैं। इस किंगडम का राजा जहाँ पर ये लोग आए थे वो उसका छोटा भाई होता है जिसका एगिलीस सोल्जर था। इस राजा की वाइफ यानी रानी बहुत यंग और प्यारी होती है। अब इन दिनों के दौरान हेक्टर का छोटा भाई उसे पसंद करने लगता है, और जब वो टाइम आता है कि हेक्टर और उसका छोटा भाई यहाँ से चले जाएं, तो हेक्टर का छोटा भाई उस रानी को भी अपने साथ ले आता है। हेक्टर को ये बात अभी तक पता ही न थी, लेकिन उसका भाई उसे कुछ टाइम बाद उसको सारी बात बता देता है। हेक्टर उसे बहुत डांटता है कि हम सुलह करके आ रहे हैं और तुमने एक नई जंग तैयार कर ली। वो फैसला करता है कि वो रानी को वापस छोड़ कर आएगा और माफी भी मांगेगा, लेकिन उसका भाई कहता है कि मैं हरगिज ऐसा होने नहीं दूंगा, ये जहाँ जाएगी मैं इसके साथ हूँगा। अब हेक्टर कुछ नहीं कर पाता और उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। जब उस किंगडम के राजा को ये बात पता चलती है तो वो अपने भाई से कहता है कि ये कैसी सुलह हुई, ये तो सरासर धोखा हुआ। अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इन पर हमला करूंगा क्योंकि इन्होंने मेरी बीवी को चुराया है। उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ भाई। इनफैक्ट वो भी ट्रॉय पर कब्जा करना चाहता था। अब वो लोग चाहते थे कि इस वॉर में एगिलीस भी उन्हें ज्वाइन करे, लेकिन जब एगिलीस से पूछा जाता है तो वो उन्हें साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो राजा काफी जालिम था और एगिलीस था कूल किस्म का बंदा, इसलिए वो उसके लिए लड़ना ही नहीं चाहता था। रात को वो राजा खुद ही प्लान कर रहा होता है कि किस तरह से ट्रॉय पर अटैक करना है। तो वहाँ एक आदमी उसे कहता है कि एगिलीस के बगैर ये तो इम्पॉसिबल है। तो वो आदमी उसे कहता है कि आप उससे बात तो करके देखेंगे, बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। तो वो राजा एगिलीस के पास एक आदमी को भेजते हैं जो जाके एगिलीस से कहता है कि ये हमारी इज्जत का मसला है, ये बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और अगर तुम हमारे साथ लड़ोगे तो लोग तुम्हारा नाम हमेशा याद रखेंगे और तुम यही तो चाहते हो।
एकिलीस चाहता भी यही था, तो ये सुनकर वो खामोश हो जाता है। एकिलीस मशवरा करने के लिए अपनी मदर के पास जाता है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि ये जंग बहुत भयानक होने वाली है और कोई नहीं जानता कि अगर तुम यहाँ जाओ तो वापस आओ भी या नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, अगर तुम इस जंग में मारे गए तो लोग तुम्हारा नाम रहती दुनिया तक याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये सब लोग उस जंग की तैयारी में बहुत सारी शिप्स लेकर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास जाता है, यानी ट्रॉय के किंगडम के राजा के पास। वो कहता है कि हमें उस राजा की बीवी को वापस छोड़ाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत बड़ा हमला हो और हम सब मारे जाएं। तो ट्रोय का राजा कहता है कि इसमें उस रानी की भी तो मर्जी थी और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। तो हेक्टर कहता है कि एक दिल टूटना हजारों लोगों की जान जाने से बेहतर है, लेकिन वो राजा उसे वापस भेजने पर तैयार नहीं होता। तो आगे से हेक्टर कहता है कि आप जानते भी हैं कि वो दोनों राजा कितने जालिम हैं। वो अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ यहाँ पर आएंगे और हमें मार डालेंगे। तो ट्रोय का राजा कहता है कि बेटा, आज तक हमें कोई हाथ नहीं लगा सका क्योंकि हमारे किंगडम की दीवारें हैं ही इतनी ऊंची, और तुम फिक्र नहीं करो, वो जितने भी फौज ले आए हमारी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि कोई अंदर नहीं आ सकता। लेकिन हेक्टर अभी भी बहुत परेशान था क्योंकि कहीं ना कहीं वो जरूर जानता था कि ये आगे जाके बहुत बड़ा मसला होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों राजा ट्रॉय किंगडम पर हमला करने के लिए बहुत सारी शिप्स लेकर और आर्मी लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन समंदर में उनके बहुत आगे एक और शिप होती है। उन्हें पता चलता है कि ये शिप तो एकिलीस की है। राजा कहता है कि अब क्यों आया है ये, कहीं इसका कोई और मकसद तो नहीं है, ये इसलिए तो नहीं आगे ये वहाँ जाकर खुद वो जगह फतह कर ले। अभी वो लोग ये सोच ही रहे होते हैं कि एकिलीस वहाँ पर पहुँचकर उन सब सोल्जर से खुद ही लड़ना शुरू हो जाता है। उसकी इतनी शानदार लड़ाई देखकर शिप में मौजूद सारे के सारे सोल्जर उसका नाम पुकारने लगते हैं, उसे चीयर अप करने लगते हैं। ये देखकर राजा को काफी गुस्सा आता है कि हमेशा से ऐसे हुआ, जितने भी वॉर्स हमने लड़ी उसमें एकिलीस का ही नाम लिया गया, किसी की नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। एकिलीस अंदर जाके वो सब जगहों को लूट लेता है और तभी वहाँ पर आ जाता है हेक्टर। एकिलीस उससे कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, असली वॉर कल स्टार्ट होगी तुम्हारे और हमारे दरमियान। फिर हम देखते हैं कि एकिलीस एक खैमे के अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि रो रही होती है। उसे एकिलीस के लोगों ने ही दूसरी औरतों के साथ कैद किया था। वो इनफैक्ट हेक्टर की कजन थी। वो कहती है कि तुमने हमारे लोगों को मारा, हम इसका बदला जरूर लेंगे। एकिलीस उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं। एकिलीस समझ जाता है कि कोई अच्छी लड़की है, ये जाहिर है ये हेक्टर की कजन है तो शाही खानदान से ही हुई ना। एकिलीस उसे कुछ नहीं कहता और राजा के पास चला जाता है। राजा उससे कहता है कि जंग जीतकर तुम ये समझ रहे हो कि लोग तुम्हें याद रखेंगे, ये किंगडम तो मेरा है और मैं ही इसका राजा हूँ। तुमने पहले जाकर चालाकी क्यों की और तुमने तो इनका सब माल भी लूट लिया। तो एकिलीस कहता है कि जितना भी मैंने पैसा लूटा, जितना भी माल लूटा, वो अब मेरी तरफ से तोहफा रख लें। तो राजा कहता है मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं, और तभी वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उस लड़की को लाया जाए। ये वही लड़की थी जिससे एकिलीस अभी अभी बात कर रहा था। उसे बहुत बेदर्दी से लाया गया था। तो एकिलीस को ये देख के गुस्सा आता है, तो वो एकिलीस से कहती है कि छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और कोई मरे। तो एकिलीस खामोश हो जाता है। राजा जब ये देखता है तो उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि आज ये मेरी खिदमत करेगी। ये सुनकर एकिलीस को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस कुछ दिन की बात है। फिर हम एकिलीस को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। उसके साथी यानी पर्सनल सोल्जर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उठें, तैयार हो, हमें वॉर पर जाना है। तो एकिलीस कहता है कि मैं उनके खिलाफ कोई वॉर नहीं लड़ने वाला और ना तुम लोग लड़ोगे। अब हम देखते हैं कि सुबह होती है। एक तरफ हेक्टर और उसका छोटा भाई होता है और एक तरफ वो दोनों जालिम राजा जो कि आपस में भाई थे। अब वो राजा हेक्टर से कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई मेरी बीवी को पसंद करता है, तो क्यों ना हम दोनों में ही वॉर हो जाए और जो इस वॉर को जीतेगा वो उसको अपने साथ ले जाए। अगर मैं हारा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन उस दुश्मन राजा को ये बात चुभने लगती है क्योंकि वो तो ट्रॉय पर कब्जा करने आया था। तो वो अपने भाई से कहता है कि तुम हेक्टर के छोटे भाई को मार देना ताकि हम ट्रॉय पर कब्जा कर सकें। अब हेक्टर के छोटे भाई और उस राजा में जंग स्टार्ट होती है। वो बहुत बुरी तरह लड़ते हैं। अब वो राजा हेक्टर के छोटे भाई को मारने ही वाला होता है कि हेक्टर बीच में आके अपने भाई की जान बचा लेता है और उल्टा उसी राजा को मार देता है। उस राजा का भाई कहता है कि इन पर अटैक कर दो। उसके
सब सोल्जर्स उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन क्योंकि आज अकेलीस इनके साथ नहीं था तो ये लोग हारते जा रहे थे। इनके काफी ज्यादा सोल्जर्स मर रहे थे। सब सोल्जर्स डर जाते हैं और कहते हैं कि हम तो राजा की बीवी को छुड़ाने आए थे, लेकिन अब जब राजा की डेथ हो गई है तो फिर इस वॉर का क्या फायदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस राजा ने, यानी जिस राजा की डेथ हो गई है, उसके भाई ने उस लड़की को कुछ सोल्जर्स के हवाले कर दिया था, यानी वही लड़की जो हेक्टर की कजन थी। वो सोल्जर्स उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर अकेलीस आ जाता है और उन्हें मार देता है और फिर उसे अपने साथ खेमे में ले आता है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं तो अकेलीस उसे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, हर चीज टेम्परेरी होती है, वक्ती होती है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लड़की उससे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम भी जालिम हो, लेकिन तुम दिल के अच्छे हो। अब हम देखते हैं कि अकेलीस सो जाता है और वो लड़की उसके पास आती है उसको मारने की नियत से। अकेलीस की आंखें बंद होती हैं, लेकिन उसे फिर भी पता चल जाता है कि ये मुझे मारने आई है। वो उससे कहता है कि मार दो मुझे, तो वो कहती है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो तुम दूसरे लोगों को भी मार दोगे, तो बताओ मैं क्या करूँ। तो अकेलीस कहता है कि हाँ मैं तो मारूंगा ही, तुमने मुझे मारना है तो मार दो। तो वो उसे नहीं मारती और उनमें सुलह हो जाती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे किंगडम पर अब हमला नहीं करूंगा और वो अपना सारा सामान शिप में डलवा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस किंगडम के सोल्जर्स रात को चुपके से ट्रॉय किंगडम पर हमला करने लगते हैं। तो हेक्टर कहता है कि रात में इस तरह हमला करना कितनी बुरी बात है। अब हम देखते हैं कि इस वॉर में अकेलीस के साथ उसका एक कजन भी था, जिसकी शक्ल भी थोड़ी बहुत अकेलीस से मिलती जुलती थी। जब अकेलीस सबसे कह रहा होता है कि हम ये वॉर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उसका कजन उससे कहता है कि यार अभी मत जाओ, हमें ये वॉर कंटिन्यू करनी चाहिए, लोगों ने इतनी जाने कुर्बान की, इसका क्या फायदा। लेकिन अकेलीस नहीं मानता, तो वो चुपके से अकेलीस का ड्रेस, शील्ड और तलवार वगैरह लेकर खुद ही वॉर में चला जाता है और सोल्जर से कहता है कि चलो वॉर शुरू करते हैं। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ये अकेलीस है और उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उसका सामना हेक्टर से होता है तो हेक्टर उसे मार देता है और बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसने अकेलीस को मार दिया, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो उसका कजन था। अब ये बात जब अकेलीस को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रॉय किंगडम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, उनकी दीवारों के बाहर। वो हेक्टर को आवाजें देने लगता है और अब हेक्टर बाहर आ चुका था। उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। यहाँ पर अकेलीस हेक्टर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है, उसे मार देता है। फिर अकेलीस हेक्टर की डेड बॉडी को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। रात को खेमे में हेक्टर का बाप यानी ट्रॉय का राजा वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे मेरे बेटे की डेड बॉडी दे दो, मैं उसे वो एहसास देना चाहता हूँ जो एक मरने वाले वॉरियर को दिया जाता है। तो अकेलीस उससे कहता है कि क्या आपको डर नहीं लग रहा मौत से, मैं चाहूँ तो आपको भी मार सकता हूँ। तो वो राजा अकेलीस से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जिसका जवान बेटा मर गया हो उसे मरने की और जरूरत है। तो अकेलीस उसे उसके बेटे की लाश यानी डेड बॉडी लौटा देता है। सब लोग बहुत उदास होते हैं क्योंकि हेक्टर वाकई बहुत अच्छा वॉरियर और इंसान था और लोग उसे बहुत मिस कर रहे थे। इसके साथ साथ अकेलीस उससे कहता है कि आपके बेटे के मरने के गम में मैं आपको 12 दिन का रेस्ट देता हूँ और इसके साथ वो हेक्टर की कजिन को भी रिहा कर देता है, आजाद कर देता है और कहता है कि 12 दिन तक मैं आप पर कोई हमला नहीं करूंगा। जब अकेलीस के राजा को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये कैसे कर दिया। अब 12 दिन के बाद ट्रॉय किंगडम के जब राजा और सब लोग बाहर आकर देखते हैं तो कोई भी बाहर नहीं होता, सिर्फ लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा सा घोड़ा होता है और उसके आगे कुछ मरे हुए लोग पड़े होते हैं। ट्रॉय किंगडम के लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारे रिलीजियस जगहों पर अटैक किया इसलिए इनको सजा मिली। वो समझते हैं कि सब मारे जा चुके हैं और कुछ डर के भाग गए हैं। अब वो प्लान करते हैं कि हमारे रिलीजियस जगह तो सब तबाह हो चुकी हैं, तो हम इस घोड़े को अंदर ले आते हैं और अब वो इसे अंदर लेके आ चुके थे। वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और लाइट फील कर रहे होते हैं कि हो सकता है हम ये जंग जीत गए हों, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। रात होती है और वो सब लोग बेफिक्र होकर सो जाते हैं, लेकिन वो घोड़ा खाली नहीं था, उसके अंदर अकेलीस और उसके कुछ सोल्जर्स थे। अकेलीस का राजा भी कुछ सोल्जर्स के साथ उस कैसल के बाहर छुपा हुआ था। जैसे ही रात होती है अकेलीस मौका देखकर उस घोड़े से बाहर आता है और ट्रॉय किंगडम के सारे दरवाजे खोल देता है, जिससे वो राजा और सब सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं। वो अंदर आके सब लोगों को मार देते हैं और वो जालिम राजा ट्रॉय किंगडम के राजा को भी मार देता है। फिर हम हेक्टर की कजिन को देखते हैं जो कि दुआ मांग रही होती है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन तभी पीछे से वो जालिम राजा आता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। वो
लड़की अपना चाकू निकालती है और उसे मार देती है। उस लड़की को पकड़ने के लिए 2 सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन अकेलीस वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। इसी टाइम वहाँ पर हेक्टर का छोटा भाई आ जाता है। वो अकेलीस के पाँव पर तीर फेंक देता है जो कि उसके पाँव के आर पार हो जाता है, लेकिन अकेलीस फिर भी खड़ा होता है और उसकी तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार सके। लेकिन इसी दौरान हेक्टर का छोटा भाई उसे और तीर मार देता है, जिसकी वजह से अकेलीस काफी वीक हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। पीछे से हेक्टर की कजन हेक्टर के छोटे भाई को मना कर रही होती है कि प्लीज ऐसा नहीं करो, उसे नहीं मारो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। अकेलीस उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इसके साथ चली जाओ, क्योंकि पूरा ट्रॉय किंगडम तबाह होने वाला है। वो जाना नहीं चाहती थी पर उसे जाना पड़ता है। अकेलीस वहाँ पर मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि अकेलीस को जला दिया जाता है और उससे उठता हुआ धुआं हेक्टर की कजन दूर से देख रही थी। और इसी के साथ इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।